नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान शहीद हुए पंजाबी नेता करनैल सिंह इसरो के बारे में। इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कई सारे मित्रों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आपके लिए एक सूचना है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 50% डिस्काउंट सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर, पेन ड्राइव कोर्सेज के ऊपर और टेस्ट सीरीज पर दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर फोन कॉल करके पता कर सकते हैं। ये जो डिस्काउंट है 13 से 16 अगस्त तक प्रभावी है। आज लास्ट डेट है, आप लोग इसमें एडमिशन जरूर लें। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हु वाज करनैल सिंह इसरो, द पंजाबी लीडर हु डाइड ड्यूरिंग द गोवा लिबरेशन मूवमेंट। तो गोवा लिबरेशन मूवमेंट के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, ये शहीद हो गए थे। ये कौन है, इनका योगदान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप जानते हैं कि बीते 15 अगस्त को पंजाब सरकार की तरफ से करनैल सिंह इसरो के बलिदान को, के त्याग को ध्यान में रखते हुए इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एक समारोह का आयोजन किया गया, उसमें इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ये कहा गया कि इनका जो योगदान है गोवा लिबरेशन मूवमेंट के दौरान वो काफ़ी अहम है। देश के यूनिफिकेशन में, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में काफ़ी अहम योगदान है इनका। करनैल सिंह इसरो के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है 9 सितंबर 1930 को लायलपुर जिले में। लायलपुर जिला कहाँ पड़ता है, तो वेस्टर्न पंजाब में पड़ता है। आप जानते हैं कि ईस्टर्न पंजाब के अंतर्गत जो इंडिया का पंजाब वाला क्षेत्र है वो ईस्टर्न पंजाब के अंतर्गत आता है। वेस्टर्न पंजाब के अंतर्गत जो पाकिस्तान अधिकृत पंजाब है वो आएगा। अब पाकिस्तान अधिकृत पंजाब में ही लायलपुर जिला पड़ता है। 7 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी माता ने किया, हरनाम कौर ने। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन से ये काफी प्रेरित थे, क्योंकि उस समय पंजाब से कई सारे नेता क्रांतिकारी के रूप में निकल के सामने आ रहे थे। भगत सिंह से काफी ज्यादा ये प्रेरित थे। तो करनैल सिंह बेनीपाल इनका मूल नाम था। इनके मूल नाम की बात करें तो करनैल सिंह बेनीपाल इनका मूल नाम था। परिवार ने इसरो गांव में स्थानांतरित कर दिया। तब से इनकी मृत्यु के बाद इनके नाम के पीछे बेनीपाल के स्थान पर क्या हो गया, इसरो हो गया। तो इनका मूल नाम अगर आपसे पूछें तो करनैल सिंह बेनीपाल था। परिवार के इसरो गांव में स्थानांतरित होने के बाद इनके नाम के पीछे इनके गांव का नाम जोड़ दिया गया। इसरो सामान्य आदमी से युवा नेता कैसे बने, इसके बारे में हम लोग देखें तो स्कूल में एक बार क्या हुआ कि इनके खुद के स्कूल में फीस वृद्धि हुई और फीस वृद्धि को लेकर के इन्होंने आवाज उठाया। आवाज उठाने के संदर्भ में कई सारे छात्रों ने, इनके मित्रों ने कहा कि आपके अंदर तो नेतृत्व करने की क्षमता है, और इसी नेतृत्व करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में सामने आते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ऊधम सिंह से काफी ये प्रेरित थे, इनको अपना आइडियल मानते थे। अगर हम लोग बात करें 1950 में सीपीआई में शामिल होते हैं। इनकी जो राजनीतिक सक्रियता है एक पार्टी के संदर्भ में दिखाई पड़ती है। सीपीआई में शामिल होने के बाद सीपीआई पार्टी आप जानते हैं कि 1925 में बनी थी और 1950 के दशक में जब ये सीपीआई में शामिल हुए उस समय तक भारत आजाद हो चुका था। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि गोवा और दमनदीप, दादर नगर हवेली, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो विदेशी शासन के अधीन थे। यहाँ पर अभी भी विदेशी शासन का प्रभुत्व था। तो इनके दिमाग में ये था कि आज़ादी में तो हमने बहुत अहम योगदान नहीं दिया, लेकिन आज़ादी के बाद अभी भी जो क्षेत्र विदेशी शासन के अधीन है उनको हम अपने इंडिया में शामिल कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के ये आगे भी काम करते हैं। गोवा मुक्ति आंदोलन क्या था और इसरो इसमें कैसे शामिल हुए, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो 1510 में आप जानते हैं कि गोवा पर जो पुर्तगाल उपनिवेश के रूप में गोवा एक प्रकार से शामिल हो गया। पुर्तगाल औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत गोवा आ गया। इसमें हुआ क्या कि पुर्तगाल के एक एडमिरल हुए हैं जिनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनकी लड़ाई होती है वहाँ के बीजापुर के जो सुल्तान है यूसुफ आदिल शाह से। इनके साथ इनकी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जो पुर्तगाली एडमिरल है अल्फांसो दी अल्बुकर्क ये विजयी होते हैं और उसके बाद से फिर 1510 में गोवा पर पुर्तगाली उपनिवेश स्थापित हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे 20वीं शताब्दी के आसपास शेष भारत में ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन स्टार्ट होता है। 20वीं शताब्दी के आसपास का तात्पर्य क्या है कि 1905 में आप देखेंगे
स्वदेशी मूवमेंट भी चलता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1915 में महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन होता है, और आगमन के बाद आप देखेंगे बिहार के क्षेत्रों में खासकर चंपारण जिले में 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है, उसके साथ साथ में 1918 में ही आप खेड़ा सत्याग्रह देखेंगे। फिर 1920 में आप असहयोग आंदोलन देखेंगे, 1925 के आसपास काकोरी कांड देखेंगे। तो ये समस्त घटनाएं ये चल रही थी 20वीं शताब्दी के आरंभ में। तो ऐसे कंडीशन में जो राष्ट्र का माहौल था वो एक प्रकार से राष्ट्रवादी भावना के साथ मिला जुला माहौल था। उसी तरह गोवा में भी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी भावना का उभार हुआ। 1928 में क्या हुआ, ट्रिस्टाओ डी ब्रागांका कुन्हा, इनको गोवा में राष्ट्रवाद का पिता बोला जाता है। अब गोवा में राष्ट्रवाद के पिता के माध्यम से गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1928 में आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन कलकत्ता में उस समय हो रहा था, उनकी अधिवेशन हो रहा था उनका, और वहीं पर आप देखेंगे कि गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और इसी गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से गोवा को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई गई। इसी के माध्यम से गोवा को आजाद कराया गया। 1946 में आप देखेंगे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गोवा में एक ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया, और उस रैली में इन्होंने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता और गोवा का भारत के साथ एकीकरण होना अनिवार्य है, जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर गोवा में जो राष्ट्रवादी भावना की लहर उठी, उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे सीपीआई या फिर जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए उन्मुख हुई। 1955 में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1925 पे हुआ, इसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में जो है शामिल हो गई ये पार्टी, और इसने सत्याग्रहियों को गोवा भेजने का फैसला किया। सत्याग्रहियों का मतलब यहाँ पर क्या है, सत्याग्रहियों का मतलब है कि जो गांधी जी के सत्य और अहिंसा के अनुयायी हुआ करते थे, गांधी जी के अनुयायी हुआ करते थे और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, उनको सत्याग्रही बोला जाता था। अब इन लोगों ने क्या किया, गोवा की ओर उन्मुख हुए ये लोग चले, और इसी दौरान इसरो भी इसमें शामिल होने की इच्छा प्रकट की, और इन्होंने घर पे एक पोस्ट कार्ड भेज दिया। पोस्ट कार्ड में कहा कि मैं इस आंदोलन में शामिल होने जा रहा हूं, भारत के लिए कुछ मुझे करना है। तो इसरो भी इसमें शामिल हुए। 14 अगस्त 1955 को ये पुणे पहुंचे, इनकी जो सत्याग्रहियों की टीम थी वो पुणे पहुंची। सत्याग्रहियों के एक जत्थे ने गोवा की ओर मार्च शुरू किया। अब गोवा की ओर मार्च शुरू करते समय इनकी नेतृत्वकर्ता कौन थी, सहोदराबाई राय नामक एक युवा विधवा थी। ये बुंदेलखंड से अपना जो है ताल्लुक रखती थी। अब इन्हीं के माध्यम से ये सारा आंदोलन चल रहा था। जैसे ही उत्तरी गोवा के पतरा देवी गांव में ये लोग दाखिल होते हैं, उसी दौरान वहां पर मौजूद पुर्तगाली सेना के द्वारा इनके ऊपर गोलाबारी किया जाता है, और गोलाबारी में आप देखेंगे इसरो की मृत्यु हो जाती है। इसरो के सीना पर जो है गोली लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसरो के इस त्याग और बलिदान को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार है और गोवा सरकार भी कई सारे समारोह का आयोजन करती रहती है। 18 से 19 दिसंबर 1961 को फिर अंतोगत्वा इंडिया ने ये डिसीजन लिया, भारत सरकार ने, कि अब गोवा को इंडिया में शामिल करना है। ऑपरेशन विजय चलाया, और ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों की जो सेना थी उस सेना को पराजित किया, परास्त किया, और फिर परास्त करने के बाद पुर्तगाली जो सेना थी उसने आत्मसमर्पण किया और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। इस तरीके से गोवा भारत में विलय हो गया, भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। अगर हम लोग बात करें पंजाब और गोवा में करनैल सिंह इसरो को कैसे याद किया जाता है, तो आप देखेंगे पंजाब में उनके गांव में इसरो के नाम पर एक मूर्ति स्थापित है, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। अभी हाल फिलहाल में की गई है। गांव में लाइब्रेरी उन्हीं के नाम पर है, पार्क है, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी स्थापित किया गया है। अभी हाल फिलहाल में स्टेडियम निर्माणाधीन है, उसका भी निर्माण किया जा रहा है। गोवा सरकार ने 2015 में वही जो पतरा देवी गांव है, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में इसरो की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित कर रखी है। और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, ये पिछले वर्ष आए थे चंडीगढ़, और यहाँ पर जो इसरो की पत्नी है उनसे मुलाकात होती है, जिनका नाम है चरणजीत कौर। मुलाकात करने के बाद में उनको कुछ पुरस्कार भी देते हैं, 1 लाख रुपए की राशि भी देते हैं, और उसके साथ साथ ये भी घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति इसरो के गांव से जाएगा, इसरो गांव भी एक है, उनका नाम भी उसी गांव के आधार पर पड़ा है, इनके गांव से जो भी व्यक्ति गोवा जाएगा उसको राजकीय अतिथि के रूप में देखा जाएगा।
तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अभ्यास प्रश्न हमारे सामने क्या है। ऑपरेशन विजय किस क्षेत्र से के विलय से संबंधित था? तो आपके सामने विकल्प है गोवा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हैदराबाद। 4 विकल्प है। 4 विकल्प में से कौन सा सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों कुछ मित्रों ने पिछला जो मैंने वीडियो किया था उसमें कुछ मित्र जो है कंफ्यूज भी हैं इस बात को लेकर के कि क्या आर्टिकल 124 से जो सेडिशन से संबंधित था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 124 ए पूरी तरीके से समाप्त किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसकी मूल बात को, जो इसका स्पिरिट है, जो मूल भावना है, इसको एज इट इज कहाँ शामिल किया गया? सेक्शन 150 में, न्याय संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 बना है उसमें शामिल किया गया। और ये कहा गया है कि इसमें कुछ और शब्दों को भी जोड़ा गया भी है अभी। जैसे इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी जोड़ा गया है, इसके साथ साथ जो है आर्म्ड रिबेलियन भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो कुछ शब्दों को जोड़ा गया, इसके अर्थ को व्यापक किया गया, इसकी मूल भावना को एज इट इज रखा गया है। चूंकि 22वें विधि आयोग की रिकमेंडेशन भी थी यही कि 124 ए सेडिशन को बनाए रखा जाए। तो इस बात को आप लोग लेकर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि 124 सेक्शन को समाप्त किया गया है, ना कि इसके स्पिरिट को समाप्त किया गया है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए किसी आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।